चलो, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट जो सीए इंटर के बच्चों के लिए, सीएमए इंटर के बच्चों के लिए नया है, तो एक नया सब्जेक्ट जिसके बारे में अच्छे से पहले समझ लेते हैं। नया सब्जेक्ट है क्या? नया सब्जेक्ट का नाम है आपका इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सीए इंटर के बच्चों के लिए 50 मार्क्स का वेटेज रखता है और सीएमए इंटर के लिए कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था बेटा जी, अकाउंटेंसी के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो डेमो आपने 2 दिन ले लिए। फिर क्या आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका भी डेमो हो चुका है। अब क्या है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी का सब पार्ट होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी का क्या होता है? सब पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है सर? अकाउंट क्या होता है हमको तो पता है सर, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? किसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मतलब फंड का प्रॉपर मैनेज करना, जो कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। कौन करेगा? तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो जैसे आप देखोगे सीए, एमबीए, तो सीए और एमबीए में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है सीए और एमबीए में? पहले जब हम लोग के समय एमबीए का बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप था। रीजन क्या था वो आज आपको अच्छे से पता चलेगा। फिर बाद में धीरे धीरे गुब्बारा हवा में लटकता है, धीरे से वो हाँ एक्चुअल पोजीशन में आता है। नॉलेज किसका ज्यादा है? सीए ज्यादा है। हर एक सब्जेक्ट में डेप्थ नॉलेज है। ठीक, ऐसा नहीं बोलता हूँ एमबीए लोग भी ऐसे ही होते हैं, कुछ एमबीए ऐसे भी होते हैं, कुछ एमबीए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सी में भी वैसे होता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सीए और एमबीए में एक थोड़ा डिफरेंस प्रैक्टिकली समझाओ ना। थोड़ा प्रैक्टिकली समझाओगे तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा। और एक सीए जैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ने लगा तो उसका भी दिमाग अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है। ठीक, कैसे? अभी आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े नहीं है, तो पढ़े नहीं है तो अभी मैं बोल नहीं सकता अभी। ठीक है, कि अभी आप फाइनेंशियल मैनेजर हो। ठीक, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छा स्कोप है हर सीए के लिए। फाइनेंस के फील्ड में मैं तो कई सारे बच्चों को यही पर्सनली ओपिनियन देता हूँ, बेटा आप फाइनेंस के फील्ड में जाओ, क्योंकि वहाँ जो स्कोप है वो बाकी जगह में उतना स्कोप मेरे को नहीं दिखता है। और ये मार्केट कभी भी खत्म नहीं होगा। फंड की जरूरत तो हर किसी को रहती है, हर बिजनेसमैन को रहती है, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, मिड साइज का हो, सबको फंड की रिक्वायरमेंट तो रहती है। ठीक, तो फाइनेंस मेरे को सबसे बेस्ट लाइन लगता है। ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था तो मैं टीचिंग में आ गया, नहीं तो मैं भी फाइनेंस में जाता। बट एनीवे, क्योंकि वहाँ जो स्कोप है बाकी जगह मेरे को नहीं दिखता है उतना। ठीक, प्रैक्टिस में स्कोप उसी के लिए जिसके बाप दादा, चाचा, काका, मामा इन लोग हैं, या फिर वो एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी आदमी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस में स्कोप अच्छा है। एज अ सीए, प्रैक्टिस सीए का काम करूँ वो उसी के लिए बेस्ट है जिसके पास पहले से 100 एकड़ खेत है। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, बैला भी है, ट्रैक्टर भी है, ठीक है, सब चीज़ है, सिर्फ क्या करना है उसको जाके फसल काटना है तो उसके लिए ठीक है। अब वो बोलेगा 100 एकड़ खेत लूंगा फिर उसके बाद अभी आगे सब करूंगा, तो फिर बेटा उसके लिए नहीं है बेटा, अभी टाइम नहीं है। ज़्यादा बेटर है फाइनेंस के फील्ड में जाओ, स्कोप बनाओ। ठीक, चलो, तो अभी ये बैलेंस शीट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बैलेंस शीट मैंने आपके सामने रखा, तो क्लास क्या बोलेगा मालूम है? सर बैलेंस शीट टैली उसको सबसे पहले रहता है सर बैलेंस शीट तो टैली कर दो, तो बैलेंस शीट तो टैली दिख रहा है उसको, टेंशन दो। अभी अभी क्या बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे? अभी बैलेंस शीट देख के क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा अमाउंट है लेकिन बैलेंस शीट पर जो लास्ट क्या ऊपर 15 लाख 10 लाख दिख रहे, नीचे 7 लाख में ये 72 ठीक है ठीक है। ये भाई जी बैलेंस शीट टैली बोल रहा हो यार, तू कैसे कर रहा है यार? तू अपने ही उड़ा रहा है। 72 लाख है, दोनों बराबर होगा ना? कैसे कर रहा है यार तू? ठीक है चलो, एनीवे एनीवे इधर, हाँ चलो ठीक है ना, आ जाओ इधर। वो डिवेंचर है कि क्या? हाँ ये डिवेंचर है। डेप्ट, डेप्ट मतलब लोन, बोरोइंग। लोन टू इक्विटी रेशियो, लोन टू इक्विटी रेशियो निकल रहा है। अच्छा, मतलब 2:1 आ रहा है। हम लोग का कर्जा हमारे प्रॉफिट से ज्यादा है।
कर्जा ज्यादा है, हाँ प्रॉफिट से ज्यादा है। हाँ। अच्छा, प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं। पीएनएल 25 लाख, 25 लाख है ना। हाँ, ये दोनों मिला के ये बोल रहे हो। नीचे ये पेनल है, लॉस है ये। हाँ लॉस में, हाँ, लॉस में। लॉस में जा रही है। लॉस में जा रही है, दिख रहा है। कर्जा भी ज्यादा है। कर्जा भी ज्यादा है, हाँ। ऐसा बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग सर हमारा 10 लाख का है, गुडविल 20 लाख रुपए का है सर हमारे फंड का, स्टॉक 2 लाख का है मात्र, ठीक है। डेटर 15 लाख रुपए लेना है सर, अगर पैसा तो क्रेडिटर को 15 लाख रुपए देना है, अदर लाइबिलिटी 2 लाख रुपए का है, हम लोग इक्विटी शेयर 15 लाख लगा करके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए लगा करके, यही तो दिख रहा है ना बैलेंस शीट में। यही तो बोलोगे, दूसरा बोलोगे, ये बोलोगे ना। एज अकाउंटेंट तो ये बोलोगे कि और कुछ बोलोगे, ये बोलोगे। अब एमबीए क्या बोलता था, अब आपको समझ में आएगा एमबीए की वैल्यू। उनसे बाकी डेट पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे अभी एकदम, लेकिन वो सीए बता देगा। अब एमबीए क्या बोलेगा, और देखना जंग कौन जीतेगा फिर। एमबीए बोलेगा क्या बोली नालायक, कुछ नहीं बोली तू, ठीक। एमबीए क्या बोलेगा मालूम है, भैया इस कंपनी में ना आप जॉब नहीं करना, ये कंपनी छोड़ के भाग जा, जितना जल्दी भागेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ए भाई जी क्रेडिटर, इसको सप्लाई नहीं देना, तेरा पैसा देगा कि नहीं देगा भरोसा नहीं है इसका, क्योंकि कंपनी का कैश बैंक का बैलेंस ही नहीं दिख रहा है, उसका पैसे ही नहीं है। कैश बैंक का बैलेंस है किधर, दिख रहा है क्या, नहीं। सर 25 लाख के लॉस में बैठी हुई कंपनी, कितने बैठी हुई है, 25 लाख के लॉस में बैठी हुई कंपनी है। तो इस कंपनी के साथ में जितना जल्दी हो सके इससे दूर हो जाओ। ऐसी कंपनी के साथ क्या करने का, कोई कनेक्टिविटी रखने का, ना कोई ट्रांजेक्शन करने का, ना इसके साथ नमस्ते करके निकल जाने का आगे। ये एमबीए बताएगा। कैसा लगा अभी, कैसा लगा अभी। एक अकाउंटेंट क्या बोला अभी, अभी यहाँ पे बिल्डिंग 10 लाख का, गुडविल 20 लाख का, अरे नालायक, यहाँ पे लॉस में चल रहा है उस बिल्डिंग के, उस फॉर्म की गुडविल। गुडविल कब बोलते हैं हम लोग, जब प्रॉफिट में होता है, लॉस में कुछ। सर ये कंपनी ना खत्म होने वाली सर, ऐसा एसेट को दिखा रहा है और वो कॉन्ट्राडिक्टरी अपने मुंह से बताता है कि मेरे पास लॉस है, बोलता है गुडविल भी है। हम लोग ये पढ़ के आए सर, गुडविल उसका होता है जिसकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है। देखो कितनी अच्छी अर्निंग कैपेसिटी, 25 लाख के लॉस में बैठा हुआ है गुडविल। 30 लाख नहीं, एक बच्चा आउट ऑफ 100, एक बच्चा आउट ऑफ 100 25 लाके बैठा है, होशियार है, उसकी तारीफ कर रहे हो, एक नंबर होशियार है, 100 में 25 नंबर लाया। समझ रहे हो क्या क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बैलेंस शीट वही बता रहे ना, ठीक है। और प्लस क्या होता है, बैलेंस शीट टैली ठीक है। तो बच्चे लोग यहां पर एक एमबीए ये मीटिंग में बोलता था, और एक सीए से अगर मीटिंग में पूछा जाए तो वो ये बोलता था कि भैया इसके पास इतने का गुडविल है, इतने का एसेट है। वो एनालिसिस नहीं कर पाता था। एक एमबीए पूरा एनालिटिकल होता है, वो एनालिटिकल में पूरी जान लगा देता है। आया समझ में। तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आने के बाद अब एक सीए भी आ जा बेटा, अब मैं भी एनालिसिस कर सकता हूं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो, लिवरेज, रेशियो एनालिसिस, ठीक। तो ये टूल्स आपको कैपेबल बनाते हैं ये सब एनालिटिकल माइंड बनाने के लिए, ठीक। तो ये तो आपका पहला क्राइटेरिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, तो यहां पर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, क्या बोला, तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो तो यहां पर आपको प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड मतलब मैं फंड कहां से अरेंज करूं, फंड कहां से, किसका काम है ये, फाइनेंशियल मैनेजर का। तो मेन अपन क्या सीखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे पहला काम होता है, भैया तू फंड ऐसी जगह से अरेंज कर जो हमारे लिए कम से कम कॉस्ट दे, कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े। यही करोगे ना, फंड अरेंज करने जाओगे तो क्या करोगे, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाए, 0 इंटरेस्ट में मिल जाए, इक्विटी शेयर इशू करके, डिविडेंड नहीं देंगे तो भी चलेगा, इक्विटी शेयर पैसा लगाएगा, फिर लगाएगा, अच्छा बढ़ेगा। हाँ, अगर कंपनी का ग्रोथ दिखेगा तो भी लगा देगा। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर कई बार जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी के नेचर एंड साइज को देखते हुए सब डिसीजन लेगा, फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ हवा में, हर कंपनी के लिए सेम चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगा, डिपेंड करेगा नेचर, साइज एंड आपका फाइनेंशियल पोजीशन। तो उसको देखते हुए जो उसमें एक्सपर्ट है वो बेटर डिसीजन लेगा। आया समझ में? अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या काम होता है? सबसे पहला काम होता है कि आप जो फंड को अरेंज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? यूटिलाइजेशन तो बात का मैटर है, सबसे कम कॉस्ट में आपके पास फंड अरेंजमेंट हो। आया समझ में? एक बैंक 12% में इंटरेस्ट में लोन दे रही है, एक 10 में दे रही है, एक 9 में दे रही है। बेटर क्या है? जो 9 में है। ठीक, खाली 9% से नहीं, और भी कई सारी चीज आते हैं यहाँ पे, फैक्टर आते हैं, वो धीरे धीरे आप सीखोगे, डेप्थ में जाके और सीखोगे। ठीक है। सेकंड आता है, उसका काम होता है इफेक्टिवलाइजेशन ऑफ फंड। सर मैंने ना 9% में लोन ले लिया, देखो मेरा पूरा भरा पड़ा है, यहाँ पे मेरा ड्रॉज पूरा भरा पड़ा है सर, ये देखो पूरा पैक्ड है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ब्लड बढ़ गया सर नोट को देख के। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, अगर आपने इफेक्टिव यूटिलाइज नहीं किया ना तो ब्लड जम जाएगा, फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। आया समझ में? क्योंकि उसका इंटरेस्ट कॉस्ट चालू हो गया है। क्या चालू हो गया है? तो बेटा जी खाली गल्ले में ऐसा पैसा रखने का नहीं है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपने 9% में कहीं से इंटरेस्ट में लोन लिया तो आप क्या चाहोगे? 25%, 50% ऐसा कुछ कमाना तो चाहोगे कि नहीं? तो कहाँ बेटर तरीके से आप कैसे कमाओगे, वहां पैसा लगाने के लिए प्लानिंग करता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहले वो प्लानिंग करता है, बाद में इन सब चीजों में वर्क करता है। अभी ऐसा नहीं हवा में पहले लोन ला फिर देखते हो कहाँ लगाना है, ऐसा करेगा क्या? अभी इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है? फ्यूचर की प्लानिंग करता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में जाऊं, इसमें जाऊं, नहीं जाऊं, फंड अरेंज करूं, कहां से करूं, कैसे यूटिलाइज करूं। तो ये अभी हम लोग सब सीखेंगे। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे ये हमारा बैलेंस शीट आपको बता देगा कि आप क्या पढ़ने वाले हो। ये बैलेंस शीट बताएगा सर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन सा चैप्टर है, ये बैलेंस शीट बताएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सर क्या क्या बताएगा एक बार बताओ ना। तो ये बताएगा भैया आपका फंड का सोर्स क्या है, आप कहां से इक्विटी शेयर इशू करके पैसा अरेंज करोगे कि डिबेंचर इशू करोगे, ये डिपेंड करेगा आपका नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल पोजीशन के पास हिसाब से। ये बार बार ध्यान रखना कभी भी। ठीक, डिपेंड करता है। हाँ हाँ, तो इसके हिसाब से आप क्या करोगे? अपना फंड का अरेंजमेंट करोगे। ठीक है सर, अब मैंने ये फंड तो अरेंज कर लिया, अब वो पैसा लगेगा, तो पैसा कहाँ पे लगता है? ये देखो, ये यहीं पे लगता है क्या पैसा? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बात करूं मैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड, ये आपका एक चैप्टर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो जो आप मार्केट से लोन वगैरह ले रहे हो उसकी कॉस्टिंग, उसका प्रॉपर मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आप पढ़ने जा रहे हो कि आपकी कंपनी के हिसाब से आपके लिए बेटर क्या है, आपकी कंपनी के हिसाब से आपके लिए बेटर क्या है। तो ये आप कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ोगे। ठीक है सर, अब आते हैं बात अपने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्या की बात आती है? अब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन में अगर मैं देख रहा हूं सर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इसमें क्या करते हैं हम लोग? खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो आप फाइनेंशियल मैनेजर के पास उसको इफेक्टिव यूटिलाइज करना है फंड का, अपनी पोजीशन देखते हुए। तो अब वो कैसे कैसे करेगा? सर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदो कि रेंट पे लो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना उसको इफेक्टिव तरीके से कि मैं सर इन सब चीजों में पैसा इन्वेस्ट करूं, रेंट पे लूं। अगर मेरे पास पुराना एग्जिस्टिंग मशीन है तो उसको रिपेयर करके चलाऊं, रिप्लेसमेंट डिसीजन। उसको चेंज करके कोई नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मार्केट में तो उसको ले लूं, जिससे मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। तो आया समझ में आपको? तो डिसीजन लेना है आपको, कौन लेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। वो सब एनालिसिस करके लेगा कि हवा में लेगा? सर ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसे टेक्निकल साउंड रहता है इधर से कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से बताएगा आपको करना क्या है। हो सकता है इसको बोले भाई तू रेंट पर ले ले, इसको बोले तू एक काम कर बैंक से लोन लेके कर ले, इसको बोलेगा नहीं तेरे पास पैसा है ना तो तू और बड़े टेक्नोलॉजी में जा, मार्केट अच्छा है उसका प्रोडक्ट का। वो डिपेंड करेगा आपके पोजीशन के हिसाब से, आपको डिसीजन लेना सिखाएगा जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आया समझ में? तो ये डिसीजन कहाँ सीखेंगे अपन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको बोला जाता है कैपिटल बस्टिंग।
क्या होता है जिसको? तो कैपिटल बस्टिंग में आप सीखेंगे कि आपको एसेट को रेंट पे लेना है, रिपेयर करके चलाना है, नया एसेट लेना है, लोन पे एसेट लेके आपको काम करना है। आया समझ में? या पुरानी मशीन को एक्सटेंशन करके आपको आगे काम कर रहे हैं, ये आप सीखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग में। ठीक, इसके बाद आता है बेटा जी आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, अब स्टॉक मैनेजमेंट समझो। इधर मेरा सब्जी का काम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इसका भी सब्जी का काम है। अब ये बोली सर मेरा सब्जी 50% में बेच के निकल जाऊंगी और इसके पास 2 गोडाउन सब्जी भरा पड़ा है। कितना? 2 गोडाउन भरा पड़ा है। बोले 50% ले लो, ले लो नहीं लो, लो नहीं लो। सेल्फ लाइट देखेंगे, मैं तो पूरा उठा के रख सकता हूँ, क्या दिक्कत है? सेल्फ लाइट देखना पड़ेगा। हाँ सर, ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते सर, हमारे बिजनेस को देखते हुए डिसीजन लेंगे सर। ठीक है, तुम लोग अपने आप को देखते हुए लेंगे। तो सर अगर वो सब्जी मैं रख लूँ और मेरा कंजम्पशन वो बिकेगा ही नहीं सर, आने वाले हफ्ता 10 दिन तक मेरे पास पड़ा रहेगा, सड़ के खराब हो जाएगा, बैटरी में लिए नुकसान हो जाएगा। तो ठीक, मेरा नेचर एंड साइज एंड पोजीशन के हिसाब से देखते हुए क्या करूंगा, मैं इन्वेंट्री को मैनेज करूंगा। जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस में उसके हिसाब से क्या करूंगा, मैं इन्वेंट्री को रखूंगा। तो ये आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सीखेंगे और ये आप कॉस्टिंग में सीखेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ऐसा बराबर लेवल में आ जाए कि आपको ना ही ज़्यादा पैसा रखने का देना पड़े, ना ही ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका ज़्यादा है। जब इन्वेंट्री मंगाते हो तो आपको कैरिंग कॉस्ट वो लगता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, गाड़ी भाड़ा वगैरह देना पड़ता है। कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने का भी कॉस्ट लगता है, गोडाउन वोडाउन लगता है। आपको आया समझ में? तो किस लेवल में मैं इन्वेंट्री मेंटेन करूं कि मेरे लिए बेटर रहे। ठीक है, आया समझ में? तो मैं अपने बिजनेस के हिसाब से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालूंगा कि कितने की ऑर्डर की क्वांटिटी दूं जो मेरे लिए बेटर रहेगा, मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये अपन सीखेंगे कॉस्टिंग में। सेकंड आता है आपका डेटर मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट बोलो, रिसीवेबल मैनेजमेंट बोलो, बोथ आर सेम। सर इसमें क्या सीखेंगे? हाँ, डेटा मैनेजमेंट में क्या सीखना है सर? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने दुकान ओपन किया और क्या चाहूंगा, कैश में माल सेल करना चाहूंगा, उधार में? कैश में। ठीक है, बाकी लोग मार्केट में उधार में देंगे, अपन दुकान बंद करके अगरबत्ती लगा के नारियल फोड़ के वहीं पे अगर नारियल खाएंगे। दोनों में दे सकते हैं। मैं भी आज लॉस होने के चांसेस रहेंगे ना, हाँ। क्या पता सामने वाला दे ना लेकिन दे, उसके बिना नहीं चलेगा। हमेशा कोई कैश में थोड़ी ना देता है, उधार में ही ज्यादा है, मार्केट में डिपेंड करता है। हाँ देखो, अब हाँ मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर किसी का हो सकता है कि कैश का मार्केट हो, जनरली कैश का मार्केट कम रहता है। जब बिजनेस टू बिजनेसमैन चलता है, जनरली हर एक बिजनेसमैन पॉसिबल नहीं है कि अपने गले में पैसा रखे। तो अब यहाँ पर डेटर मैनेजमेंट में, रिसीवेबल मैनेजमेंट में अपने को सीखना क्या है सर? क्या सीखना है इधर समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा जी कि मैं अगर 0 टाइम का कैश में बिजनेस करता हूँ तो मेरा 4 लाख रुपए का सेल होता है। यही अगर मैं 10 दिन का उधारी देता हूँ तो मार्केट में मेरा सेल हो जाता है 10 लाख रुपए। यही अगर मैं 15 डेज का सेल करता हूँ तो मेरा हो जाता है सेल 20 लाख रुपए। यही अगर मैं 30 डेज का करता हूँ तो मेरा सेल हो जाता है 40 लाख रुपए। सर लेकिन हर दिन तो क्रेडिट में नहीं कर सकते ना। अभी मैं क्रेडिट सेल की बात कर रहा हूँ जहाँ मार्केट क्रेडिट का है। डेटर बन गया तो डेटर कब बनेगा? जब क्रेडिट पे सेल करोगे तब बनेगा डेटर। तो डेटर मैनेजमेंट पढ़ोगे कब? जब क्रेडिट सेल होगा तो पढ़ोगे कि खाली कैश सेल में? तो पॉसिबल है कि आपका खाली कैश सेल में बिजनेस चल जाए। आज पूरा इंडिया का मार्केट देखोगे मोस्टली क्रेडिट का मार्केट है, तुरंत पैसा कोई उठा के नहीं देता है। आया समझ में? वो गिने चुने एक्सेप्शनल बिजनेस होते हैं जहाँ पे कैश में चलता है। तो हम लोग जनरल बिजनेस की बात करते हैं जहाँ पे क्रेडिट चलता है। ठीक, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर डेटर यहाँ दिख रहा है तो सर डेटर दिखता कहाँ से सर? फिर अगर आप कैश में सेल करोगे तो फिर डेटर कहाँ लिखेगा? आ रहा है समझ में? तो अभी रिसीवेबल मैनेजमेंट सीख रहे सर। तो अगर मैं 4 लाख का सेल कर रहा हूँ यहाँ पे 10 लाख का, यहाँ 20 लाख का, यहाँ 40 लाख का, 30 दिन का उधारी दे रहा हूँ, किसमें जाना चाहोगे? 40 लाख का। हाँ, अगर ऐसा डिसीजन होता है ना तो चैप्टर में इसकी जरूरत ही नहीं थी। आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। नेचर सारे सब देख के करना पड़ता है। हाँ वो तो एक हो ही गया। साथ में अगर पर्टिकुलर डेटर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप डेटर को जितना उधारी दे रहे हो उतना आपका फंड भी ब्लॉक हो रहा है। क्या फंड ब्लॉक हो रहा है? तो फंड में क्या का कॉस्ट है? इंटरेस्ट कॉस्ट है। जितना लंबे उधारी देते हो आपका क्या होता है? बैड डेट भी होना चालू रहता है।
बढ़ते जाए। आया समझ में? तो क्लाइंट भी क्या होता है आपका, लिबरल होते जाता है। आया समझ में? वो पैसा डुबाना चालू कर देता है। ठीक है, तो सर डिसीजन कैसे लें? तो ऐसा हवा में डिसीजन नहीं लेंगे हम, ये इस चैप्टर में जाके सीखेंगे। हम हवा में डिसीजन, इतना आसान होता तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत क्या होती है? वो तो प्लास भी बोलता है अरे साला बैलेंस शीट टैली है तो उसको भी टैली कर दूंगा। आया समझ में? तो ये हम रिसीवेबल मैनेजमेंट में सीखेंगे कि हम कितने दिन का उधार दें तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इधर फंड ब्लॉक होगा, फंड ब्लॉक होगा, बैड डेब्ट्स आएगा। आया समझ में? बैड डेब्ट भी होगा। तो इन सब पोजीशन को देखते हुए आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि मेरे लिए हो सकता है, मेरे बिजनेस के लिए ये अच्छा हो, या हो सकता है ये भी अच्छा हो, या हो सकता है ये भी बेटर हो, ऐसा केस में भी। तो हम सीखेंगे उसको भी, ऐसा आसानी से नहीं हो पाएगा बच्चा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कैश मैनेजमेंट। क्या आता है आपका? कैश और बैंक दिख रहा है क्या? ठीक है, तो यहां पर आप कैश मैनेजमेंट में क्या देखेंगे? कैश मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको बोला मेरे गले में देखो, अबे जितना कैश आ जाए ज्यादा अच्छा है। नहीं, कितना कैश रखोगे? जितना डे टू डे रिक्वायरमेंट अगर हो सर, जो नीड हो हमारी, जो हमको बेसिक लगता है कि नहीं यार इतने साल का एक्सपीरियंस हो उसके हिसाब से हमको इतना कैश मेंटेन करना चाहिए, तो उतना रखोगे ना? कि ज्यादा रख दोगे? ज्यादा रखना भी गलत है और कम रखना भी गलत है। सर कम रखना गलत कैसे हुआ? कोई अनएक्सपेक्टेड आ गया तो उसके लिए। हाँ, अरे क्या बात है, तुम लोग एकदम बेहतरीन। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जैसा आपका पहला ट्रांजेक्शन नीड होता है, तो डे टू डे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, सैलरी का पेमेंट, रेंट का पेमेंट, ठीक है, इस सब के लिए क्या होता है आपको? अरे वही ट्रांजेक्शन नीड में आगे ना बेटे जी। तो हमको डे टू डे जो भी खर्चा पेमेंट करना है उतना रखना पड़ेगा ना। अब डेटर आएगा बोलेगा पैसा दो, आप टाइम से घुमाते रहोगे, कल आना परसों आना, तुमको सप्लाई देगा क्या? साफ हो जाओगे बेटा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वर्कर को सैलरी दोगे नहीं दोगे? वेजेस दोगे नहीं दोगे? रेंट दोगे नहीं दोगे? तो सब मेंटेन करोगे नहीं करोगे? कि बोलोगे कल आना परसों आना? आप फिर वो क्या बोलेगा? तू भी नहीं कर। ठीक है, उसके बाद आपका कंटीजेंसी नीड होता है क्या? कई बार अचानक से किसी लेबर का हाथ पैर टूट गया तो पैसा देना पड़ता है। ऐसा बोलूंगा कभी नहीं पैसा नहीं दूंगा तेरे को, नहीं। तो वैसे ही कभी अर्थ कोई भूकंप वगैरह आ गया तो हमको उस समय भी थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो उसको भी मेंटेन करके रखेंगे अपन। ठीक है, हाँ बोली थी तू। फिर उसके बाद आपका स्पेकुलेशन नीड या अपॉर्चुनिटी नीड। स्पेकुलेशन नीड या अपॉर्चुनिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला था ये सब्जी 50% डिस्काउंट में बेच रही, अरे मैं उतना तो खरीद लूँ जितना मैं डे टू डे 2-3 दिन में बेच लूंगा, तो 50% का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? तो वो स्पेकुलेशन नीड, अपॉर्चुनिटी नहीं, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है। ऐसा बिजनेस में चलते रहता है। कई बार कोई दुकानदार अपना दुकान बंद करता है तो बोलता है 50% में सेल करके निकल जाओ। मैंने जब खुद अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस बेचा था तो मैंने आधे में बेच के निकल गया था, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। तो यहां पर इस नीड के लिए भी इसका बेनिफिट कब मिलेगा? जब आपके पास पैसा रहेगा। तो इस नीड के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको? कैश मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, अब आप किसी को उधारी माल देते हो तो किसी से उधार लेते भी हो, तो अब वो है आपका क्रेडिटर, पेबल मैनेजमेंट। अब क्या करने का? हाँ, अब इसको बोलने का ए भाई अभी तो रुक, पैसा लेके, अभी पैसा लेने का नहीं मेरे से, पैसा लेने का नहीं, अभी तो 2 महीना रुक, चलेगा क्या? 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना। तो वैसे ही अगर आपके क्रेडिटर हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इमीडिएट पेमेंट देना ज्यादा बेटर है या कुछ टाइम बाद पेमेंट देना बेटर है। इमीडिएट पेमेंट देगा तो आपको कैश डिस्काउंट देता है, आया समझ में? अगर वो मेरे को कैश डिस्काउंट से ज़्यादा अगर मैं कहीं लगा के अगर कमा लेता हूँ, सपोज वो मेरे को 30 दिन का साइड देता है और 30 दिन मैं पैसा कहीं लगा के अगर उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ डिस्काउंट से, तो मेरे लिए बेटर क्या है? कहीं इन्वेस्ट करके 30 दिन में पैसा देना या तुरंत कैश डिस्काउंट में ले लेना। तो ये अपन सीखेंगे पेबल मैनेजमेंट में। कहाँ सीखेंगे? और ये भी आसान है, अभी सीखना पड़ेगा इसको अच्छे से डेप्थ में जाके, आया समझ में? ठीक है, तो सर यहाँ पर ये जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है इसको क्या बोलते हैं अपन? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो एक नया चैप्टर और आपके में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या बात है सर, पूरा बैलेंस शीट से हो गया।
पहला क्या देखा अपन ने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कैपिटल बस्टिंग, वो आपका चैप्टर है। सेकंड क्या देखा हम लोगों ने, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखा अपन ने, ठीक है। थर्ड क्या देखा, रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये सब सीखेंगे अपन, बिल्कुल आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही सिखाने वाला है, ठीक। फिर कैश मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा क्या, हाँ सर सीखना पड़ेगा सर, हर एक कैश की क्या होती है, रखने की कॉस्ट होती है सर, ठीक है। आप बैंक से लोन लेके बैठे हैं सर, इंटरेस्ट लग रहा है सर, मीटर चालू है सर, अगर मैं आज लोन लिया तो आज से उसका मीटर चालू हो जाएगा। तो वैसे ही क्रेडिटर, पेबल मैनेजमेंट आ गया आपके में, ये चैप्टर है आपका, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था ये आपका फंड का सोर्स है, तो सोर्स ऑफ फंड और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है वो अपन साथ में सीखेंगे अपने उस चैप्टर में, ठीक। तो ये हमारा पूरा सिलेबस में है। तो इसके अलावा और कुछ है क्या, हाँ इसके टूल्स भी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या होते हैं, टूल्स। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी कि क्या, 100% जरूरत पड़ेगी। पहले ही प्रैक्टिकल में आपको बता दिया हूँ सर कैसे जरूरत पड़ेगी आपको, बताया नहीं बताया, बताया सर। टूल्स, हाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन कैश फ्लो पढ़ चुके हैं। कैश फ्लो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स भी होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स। तो जो यूजर के अंडरस्टैंडिंग में क्या करता है, हेल्प। तो आप लोग अकाउंट में पढ़ेंगे, सीएमए वाले उसको एफएम में पढ़ेंगे, कैश को, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। सेकंड क्या आता है आपका, लिवरेज। क्या आता है, लिवरेज। लिवरेज किसको बोलते हैं, आपको बता चुका हूं, लीवर मालूम है, लीवर किसको बोलते हैं, लास्ट टाइम बताया था ना, हाँ किसको, जो ट्रक होता है ना, उसका नट अगर खोलना है तो कई बार देखना एक लीवर रहता है जो उसमें गाड़ी खड़ा होकर ऐसा 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 करता है, ध्यान आ रहा है, पाना लगा के ऐसा लगा रहता है, ऊपर एक ड्राइवर चढ़ा रहता है, कंडक्टर, और ऐसा ऐसा उसमें कूदते रहता है नट को खोलने के लिए। आया समझ में, तो कभी देखे हो, नहीं देखे हो, नहीं देखे, किसी ट्रक को खोलते हुए देखना, आप ऐसा हाथ पे आसानी से नहीं खोलोगे, तो उसके लिए लीवर लगता है, लीवर से फिर आप उसके नट को खोल पाते हो। तो वो लिवरेज, यहाँ पर वही सेम टूल्स है जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। गॉट इट। थर्ड है आपका रेशियो एनालिसिस। अरे यार, तो रेशियो एनालिसिस जो आप 12th में पढ़े थे वो तो बच्चा था, वो बच्चा था, अभी बाबू आएगा। अब रेशियो नहीं, रेशियो एनालिसिस अच्छा है, बट होता क्या है, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, रेशियो एनालिसिस आपसे, सुन लो इधर, रेशियो एनालिसिस तभी बनेगा जब आप रोज जाके उसकी प्रैक्टिस करोगे। रेशियो एनालिसिस टफ नहीं है, ठीक। यहां पर अगर देखा जाए ना तो आपका, यहां पर अगर देखा जाए तो एक आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और एक ये कैपिटल बजटिंग, ठीक। ये दो चैप्टर अगर अपन खत्म करते हैं ना तो हमारा 50% के आसपास सिलेबस खत्म है, खाली दो चैप्टर में। 15 दिन में हमारा 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी के लिए हमको 1 महीना लगेगा, वैसे बाकी 15 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्या कर रहे हैं साथ में सर, एडवांस अकाउंट के रिवीजन भी तो करने हैं सर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हाँ, क्या चीज, रेशियो कितने मार्क्स का आता है, रेशियो कितने मार्क का आता है, वो अप्रॉक्स 8-10 मार्क के आसपास का वेटेज है 50 में से। देखो सीए का अगर बोलोगे ना तो कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से क्या कर दिया, ठीक है। कि 2 अटेम्प्ट तक कंसाइनमेंट नहीं पटका था, तो मैं तो ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं भैया यहाँ से इतने मार्क्स आ ही जाएंगे, वो भैया मेरे को नहीं मालूम सी वाला कब क्या करेगा। हाँ ये बोल सकता हूँ, इसमें से जैसे पार्टनरशिप से बोलता हूँ क्वेश्चन आने की जरूरत है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएंगे, ये कन्फर्म है। 99%, 100 तो नहीं बोलूंगा, 99% यहाँ पे आएगा। जैसे पार्टनरशिप में बोलता हूँ 99% आएगा, तो यहाँ से आएगा। और टफ नहीं है, ईजी है, बहुत मजेदार है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा है क्या सर, तो मैं आपको आज ही सबसे पहले बता देता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी जगह पूरा एजम्पशन बेस्ड है। वो एजम्पशन बेस्ड में हो सकता है इसका कुछ आंसर है, इसका कुछ आंसर है, उसका कुछ आंसर है, तो वो एजम्पशन बेस्ड के हिसाब से आपका मार्क्स होगा। और आप अगर प्रॉपर एजम्पशन नहीं लिखेंगे तो आपका हो सकता है मार्क्स कट जाए। तो जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें सरप्राइज टेस्ट लूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चा, मैं बोलता हूँ बेटा इसको भूल जाएगा और रियल में भूल जाता है, वो एजम्पशन देने भूल जाता है, और बाद में बोलेगा एफएम का था सर 1 नंबर गया, एफएम एजम्पशन दिया था, अरे सर वो भूल गया था। बाद में रिजल्ट आया आउट ऑफ 50 15 मार्क्स, सर कुछ गड़बड़ सेल कर, चेकिंग गड़बड़ हो गई सर, बट आप चेकिंग हुई है। तो आपको जब सरप्राइज टेस्ट लूंगा तब आपको समझ में आएगा सर आप क्या क्या गलती कर रहे हैं।
ठीक। और इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, अपन उस प्रॉपर स्ट्रक्चर में चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा मॉड्यूल जो है ना, जो खासकर वर्किंग नोट का पार्ट रखता है, इतनी वैरायटी करता है कि अपन पागल हो जाएंगे। पॉसिबल नहीं है मॉड्यूल का। हम एक स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करेंगे ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, और बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है सर? एज कंपेयर टू अगर एडवांस अकाउंट से अगर एफएम का कंपैरिजन किया जाए तो एफएम ज्यादा इंटरेस्टिंग है। काहे को? क्योंकि इसके क्वेश्चन ना बड़े बड़े नहीं होते सबसे पहला, और अकाउंट के क्वेश्चन आएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे भी आपको। तो अभी तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा था, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, फिर ऑपरेटिंग। तो सी में आता क्या है, तीनों साथ वाला आता है जनरली, तो बड़े क्वेश्चन आएंगे। और स्टार्टिंग में हो सकता है कई सारे चैप्टर में आपको एक एक डेढ़ घंटा लगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन यही बात अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की करूं तो बेटा जी इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ, कैपिटल बस्टिंग वगैरह होगा तो उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें टाइम लगेगा, बट जनरली इन जनरल देखा जाए तो ये फटाफट बनता है। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मास्टरी वही हासिल करेगा जो फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेगा, चाहे सही करे चाहे वो गलत करे, बट उसको कोशिश करते जाना है, तब वो फटाफट सीखेगा। अगर वो बोलेगा नहीं अभी क्या करूं कैसे करूं, बैठे रहेगा तो बैठे जाएगा। ठीक, तो मेरा काम रहेगा कि आप लोगों को मेन कंसेप्ट बताना हर एक चैप्टर में, और आपका काम रहेगा उसमें दौड़ना। तो बच्चों लोग, हम लोगों ने देखा कि हमारे एफएम में कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेके आपको और सिखाता हूं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे समझो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है, फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम है वो देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा बैलेंस शीट, और इस कंपनी का नाम लिख लेते हैं पलाश लिमिटेड। ठीक है, हाँ पलाश लिमिटेड। सेकंड एक और बैलेंस शीट बना देता हूँ जिसका नाम रहेगा खलास लिमिटेड। अभी देखो फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम है, भी देखना, अभी आपका दिमाग खुलेगा। खलास लिमिटेड, ठीक है। पलाश लिमिटेड बोलता है भाई मैं पूरा का पूरा जो भी पैसा है ना वो पूरा इक्विटी शेयर से अरेंज करूंगा, किसी को इंटरेस्ट देने वाला नहीं। तो मार्केट में शेयर इशू करके पैसा लाता है इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो ये लगा के रखा है 20 लाख रुपए। अब खलास लिमिटेड बोलते हैं नहीं भाई मैं एक काम करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल से 10 लाख रुपए और 9% डिबेंचर से मैं 10 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, अब दोनों के फर्म का सेम कैपिटल स्ट्रक्चर है, सेम टाइप का बिजनेस है, सेम अर्निंग मान लेते हैं, तो हम लोग को क्लियरिटी मिलेगी। अब यहां पर दोनों का नेट प्रॉफिट ले लेता हूं मैं, दोनों का नेट प्रॉफिट सेम है 5 लाख रुपए। ठीक है, दोनों का नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख, और हमारा टैक्स कितना है बेटा जी 30%। टैक्स का स्लैब क्या है 30%, कंपनी है तो 30% है ही। ठीक है, कौन ज्यादा बेटर कौन लग रहा है, पलाश के खलास? पलाश पूरा का पूरा पैसा ले जाएगा, जितना भी कमाएगा उसको इंटरेस्ट नहीं देना है किसी को। खलास को तो इंटरेस्ट देना है सर, 10 लाख में 9% इंटरेस्ट देना है। 90,000 रुपए, कितना 90,000 आ रहा है सर? प्रॉफिट का पार्ट भी तो उधर जाएगा इधर। तो इक्विटी तो ऑनर है ना, ऑनर के पास ही तो जाना चाहिए फंड ज्यादा। अर्निंग किसकी ज्यादा है पहले वाले में, किसकी ज्यादा है पहले दूसरे, किसमें किसकी ज्यादा है? दोनों के बराबर है और दोनों की अर्निंग बराबर है 5 लाख, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को किसमें ज्यादा मिलेगा, पहले वाले में दूसरे वाले में? पहले वाले में। क्यों? क्योंकि डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना। हाँ, टैक्स कम हो जाएगा। सर डिबेंचर का इंटरेस्ट तो हम लोग दिखा भी नहीं सकते ना।
इधर खर्चे भी तो ज्यादा है सर, खर्चे देंगे तो इनकम कम होगा, फिर टैक्स कम होगा, हाँ इधर पैसा ज्यादा बचेगा। अच्छा, तो मतलब सर ऐसा हवा में बात नहीं कर सकते, कुछ अभी देखना पड़ेगा कि अर्निंग पर शेयर दोनों में किसका ज़्यादा है, उसके हिसाब से डिसीजन। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, किसी कंपनी का नेचर, साइज और फाइनेंशियल पोजीशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, हो सकता है ये पोजीशन किसी एक के लिए सही हो और एक दूसरे के लिए गलत हो, ऐसा भी हो सकता है, बट एक पिक्चर क्लियरिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पर कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, चलो देखो इधर, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेटा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स मेरा कितना है यहाँ पे, 5 लाख। 5 लाख आया दोनों का। ठीक है, तो ये अपना पल्लास लिमिटेड और ये अपना खल्लास लिमिटेड, तो दोनों का कितना गया यहाँ पे, 5-5 लाख रुपए। अब यहाँ पर मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, पल्लास लिमिटेड में डैश और खल्लास लिमिटेड में कितना आ जाएगा, 90,000 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लेते, यहाँ पर आ जाएगा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा जी, 5 लाख, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,10,000 आ जाएगा। हाँ देखो सर, अभी देखो पलाश कितना खुश है। ठीक है, अभी टैक्स दे देते हैं, चलो टैक्स दिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3,50,000। 30%, 1,50,000। हाँ कितना बचा, 3,50,000। ठीक है, अब इसका टैक्स देख लेते हैं, 1,23,000 माइनस करो, अभी भी पलाश खुश है। आप क्या बात करते हो सर, आप खल्लास खल्लास कर रहे थे, प्लास तो अभी भी खुश है, 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ले रहा है टैक्स के बाद भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपना दिमाग जितना ओपन रखोगे उतना बेटर रहेगा। सर क्या बात कर रहे हो, पलाश कैसे खुश रह सकता है सर, पलाश को दुखी करो सर, थोड़ा सा करो ना सर। सपोज मेरी कंपनी में यहां पर अगर मैं ले लूं, यहां पर ले लूं, मेरा अगर 2 लाख शेयर है, कितना शेयर है, 2 लाख शेयर एट द रेट ₹10 ईच, तो यहाँ पर कितना ले लूँ, 1 लाख शेयर ले लूँ, 1 लाख शेयर एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, अभी कौन दिख रहा है खुश, पलाश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं करता हूँ अर्निंग पर शेयर निकालता हूँ, क्या करता हूँ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर लिखना पड़ेगा। हाँ नंबर ऑफ शेयर इसका कितना है, 2 लाख, इसका कितना है, 1 लाख। अब मेरे को बताओ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, अभी उसको इग्नोर करते हैं। तो अब 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख करो, तो अर्निंग पर शेयर कितना आया, 1.75। ठीक है, अब सेकंड वाले का कितना आएगा, 2. सर अर्निंग पर शेयर ना खल्लास का ज्यादा है, तो यहां पर 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको ज्यादा अर्निंग पर शेयर मिल रहा है। आया समझ में, ठीक। अभी देखो ज्यादा अगर बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं धीरे धीरे करके लेके जाऊंगा तो आपको और पिक्चर क्लियरिटी मिलेगी। माइंड ओपन हुआ, ऐसा हवा में कभी भी डिसीजन, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी भी हवा में डिसीजन लेने का नहीं, ग्राउंड लेवल में उतरने के बाद डिसीजन लेने का, ये हमेशा ध्यान रखने का। आया समझ में, ठीक। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली आप यही सब सीखेंगे कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आया समझ में, तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये सबसे मेन काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही सब मैनेजर को सिखाया जाता है कि आप डिसीजन कैसे लो। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है? अच्छा देखो अब समझो इधर, अभी तक समझो फाइनेंशियल मैनेजर का रोल समझो यार कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अब एक कंपनी है जिसका नाम लिख लेते हैं, क्या लिख ले, ईशा लिमिटेड, ईशा लिमिटेड। ठीक है, अब वो लोन लेके बैठी है 12% में, 12% में डिबेंचर कर लेते,
कितने का? 20 करोड़। 20 करोड़ ईशा लिमिटेड है भाई, छोटे मोटे नहीं, ईशा लिमिटेड है। ठीक है, 358 सीमे फाउंडेशन। कितने बार बोलता था तेरे को कहाँ चले जा। चलो एनीवे ठीक है, जिसका देखो अब जिसके अंदर जो है मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, जो आपको अच्छा लगता है करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ईशा लिमिटेड 20 करोड़ का लोन लेके बैठी है 12% डिवेंचर में। अब प्लस सीए बन के आया, सीए प्लस बोला आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं संभालूंगा। तो ईशा बोले ठीक है आ जाओ। बोले कितना लोगे सैलरी? तो दे देना 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 लाख रुपए तो साल का कितना हुआ? 12 लाख रुपए। बोलिए अच्छा देखो 12 लाख रुपए साल का दूंगी, प्रूफ कर। बोले ठीक है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। बोले आपने 20 करोड़ का लोन 12 में लेके बैठा है, मैं उसको 10% में करा दूंगा, 2% कम में। कितने करा दूंगा? 10%। तो अब बचाओ 20 करोड़ का 2% निकालो, कितना है? फाइनेंशियल मैनेजर को ये पता रहता है कि मैं फॉरेन से लोन कराऊं, इंडिया से लोन कराऊं, कहां से लोन कराऊं, तो आपका इंटरेस्ट कम आएगा। अच्छा फॉरेन से लोन ले लिया, मान लो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि फॉरेन से लोन लेने चले गए, उसमें भी कई सारे एनालिसिस है। हाँ 40 लाख रुपए साल का, 40 लाख बचाया, साल का बचाया। सैलरी कितना, कितने का सेविंग हुई? रखेगी नहीं रखेगी? ऐसे ही तो बंदे चाहिए भैया। 28 लाख बचा रहा है, उसका सैलरी तो एब्जॉर्ब कर लिया उसने। आया समझ में? तो अगर अपन देखते हैं 1% भी देखते हैं, यहां पर अपन ने कितना देखा था? 11%। तो 20 करोड़ का 1% कितना होगा? 20 लाख। उसकी सैलरी कितनी है? कितना बचा है? अगर 1% भी, चलो ठीक है 1% भी अगर कम कर देता है तो 8 लाख रुपए कंपनी का बचा रहा है ना। अभी एक मैटर को देख रहा है, ऐसे कई सारे काम करके देगा और हमको। ठीक है, अभी तो सिर्फ फंड का इंटरेस्ट ही बचा है, अभी तो और कई सारी चीज बताएगा। तो इसलिए हमारी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत है। आया समझ में? तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, ऊपर ऊपर समझ में आया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सीखेंगे अपन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या सीखेंगे कि भैया मैं प्लांट मशीनरी लूं या किराए पे लूं, लोन पे लूं या खरीद लूं। आया समझ में? या तो रिपेयर करके चलाऊं, हाँ वैसा भी ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, तो इतने सारे अल्टरनेट है, तो जो ज्यादा उनमें से बेनिफिशियल लगेगा आपके नीचे साइज एंड पोजीशन के हिसाब से वो डिसीजन लेगा वहां पे। आया समझ में? अब हम मान लो बोलेगा भैया एक काम कर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया 500 करोड़ रुपए का लिया, उसको गला खोल के देखा भी 5 रुपए नहीं है, थोड़ा 500 करोड़ की बात करता है। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह सबको देखने के बाद डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी डिसीजन लेंगे। ठीक, तो कैपिटल बस्टिंग हो गया आपका। सेकंड इन्वेंट्री, समझ में आया? इन्वेंट्री मैनेजमेंट जरूरी है कि नहीं है? सर कितना स्टॉक खरीदना है, कितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, कितना कंजम्पशन होता है, तो प्रॉपर इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी ऑर्डर दूं जो मेरे लिए कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या रहे बराबर। ये कॉस्टिंग में डेप्थ में सीखोगे आप। ठीक, तो कॉस्टिंग में आप सीख लोगे तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी एफएम में यहाँ पे। एक दूसरा कैश बजट है, कैश के अंदर कैश बजट है, वो भी कॉस्टिंग में है, तो वहाँ पे अगर किसी को लगेगा तो मैं पढ़ा भी दूंगा, और वो 1-2 दिन का है, ज़्यादा है नहीं। ठीक, बाकी पूरा ओवरऑल चैप्टर मैं कराऊंगा आपको। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर सरप्राइज टेस्ट। क्योंकि सरप्राइज टेस्ट से मेरे को एक ही चीज समझ में आ रहा है, बच्चा प्रॉपर एजम्पशन नोट नहीं दे पा रहा है, और पूरा एजम्पशन बेस्ड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप देखोगे तो बहुत सारे एजम्पशन है, आप अगर मॉड्यूल खोल के देखेंगे तो उसी में ही वो 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, किसी में कुछ एजम्पशन लिया, किसी में कुछ एजम्पशन लिया, पूरा एजम्पशन बेस्ड है। ठीक, तो एजम्पशन बेस्ड होने की वजह से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका सरप्राइज टेस्ट, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसको पहले तो मैं स्टॉप करता हूँ, इसके बाद किसी को और कोई डाउट है पूछ सकता है। ठीक है, अब
इसमें चैप्टर का सीक्वेंस भी मैं बना चुका हूँ।